तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब भी हेल्थ आपकी डिग्रेड होती है तब अगर आपके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो वो आपको हेल्प कर सकता है एक बड़े एक्सपेंडिचर से बचने के लिए। अब उसके लिए देखा जाए तो अलग अलग प्लान्स होते हैं। जो मेजर प्लान होता है उसको इंडेमनिटी प्लान या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। अब आप जब भी इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तब जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं वो कुछ सवालों का जवाब आपको अपफ्रंट बता देते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब वो नहीं बताते जब तक आप पूछते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जवाब आपको पता चल गए तो आप अपना पॉलिसी का प्लान भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को अपफ्रंट में पता होने चाहिए जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी प्लान लेने जाते हैं तो आपके पास में इंडिविजुअल हेल्थ प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान, ये दो तरीके की फैसिलिटी आ जाती है। फैमिली फ्लोटर प्लान का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि आपके फैमिली के अंदर आप अपने पेरेंट्स, तीन लोगों का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर आप सभी का एक पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ, मान लेते हैं 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का अमाउंट एक साथ अक्यूमुलेट कर लिया जाता है। अब तीनों में से अगर कोई भी पर्सन बीमार होते हैं कभी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्लेम किया जा सकता है, तो एक सिंगल पर्सन वो 15 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेते हैं तो इंडिविजुअल प्लान्स के अंदर आप सभी, जैसे अपना खुद का इंडिविजुअल, एक पर्सन ने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का प्लान ले लिया, पेरेंट्स ने भी 5-5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का प्लान ले लिया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई पर्सन एक बीमार होता है और उस वक्त हॉस्पिटल का खर्चा मान लेते हैं अगर 7 लाख रुपया हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको 5 लाख रुपए तक का ही क्लेम देती है। वो 7 लाख रुपए में से बचे हुए 2 लाख रुपए आपको खुद के पॉकेट से पे ऑफ करने पड़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल प्लान आप लोग चूज़ करते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान चूज़ करते हैं। तो इंश्योरेंस के टाइम पे आप जब भी जाएं तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं, या मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं, तो 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन अगर 24 घंटे से कम है तब आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। तो इस वजह से जब भी आप कोई भी प्लान ले तो आप इंश्योरर से पूछें कि आपके पास में डे केयर की फैसिलिटी वाले कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होंगे। अब डे केयर फैसिलिटी क्या होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिन में उसका ट्रीटमेंट हो गया 3-4 घंटे, 5-7 घंटे के लिए, तब भी आपको उसका क्लेम मिल जाता है। तो उन सभी को अपने लोग डे केयर फैसिलिटी के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस जब भी आप खरीदे तो ज़रूर पूछे कि भाई डे केयर फैसिलिटी के लिए कौन कौन से बीमारियां उसके अंदर कवर होगी। अदरवाइज आपको हमेशा क्लेम 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तभी मिल पाता है। उसके अलावा देखिए, कवर अमाउंट कितना करवाया जाए। देखिए, जो भी इंश्योरर्स होते हैं वो आपसे जनरली पूछते हैं कि भाई आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप सिटीज़ जो कि टीयर ए है या टीयर 1 सिटीज़ है उनसे बिलोंग करते हो तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, हॉस्पिटल्स के टोटल एक्सपेंसेस वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर अगर आप प्लान लेते हो तो 8 से 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड का प्लान ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर खर्चे बहुत हाई रहते हैं। लेकिन अगर आप टीयर 3 सिटीज़ में रहते हो या फिर कैटेगरी सी वाली सिटीज़ में रहते हो, गाँवों की तरफ रहते हो, और वहाँ पर अगर आप प्लान लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक का भी सम इंश्योर्ड इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो जो कवर अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप अपने इंश्योरर से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में सब लिमिट्स भी आजकल डाली जाती है जो कोई बताता नहीं है, तो आप उनसे अपफ्रंटली ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर मेरा रूम का खर्चा मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया हुआ और उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो आपको जितना सम एश्योर्ड है उसका सिर्फ 10% तक ही रूम का खर्चा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और वो आपको 10% मतलब 50,000 रुपए तक का ही रूम का खर्चा प्रोवाइड करेंगे, तो 1 लाख रुपया अगर आपका रूम का खर्चा बनता है तो बचा हुआ 50,000 रुपया आपको खुद को पे करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई सब लिमिट है तो आप डेफिनेटली हमेशा उनसे पूछे, क्योंकि बाद में ये सारी तकलीफें आपके सामने नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें कि कौन सी इलनेसेस कवर होती है, देखिए जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं बहुत सारे लोग अपनी कुछ बीमारियां छुपा लेते हैं, करंट ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो नहीं बताते हैं, और क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स के आप लोग ले रहे हैं वो भी नहीं बताते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते हैं और फ्यूचर में जब हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने की बारी आती है और तब पता चलता है कि आपके बीमारियां थी, तब आपके क्लेम के सेटलमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है।
और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आपको करंट में है उनका क्लेम आपको, अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर है आप, तो फ्यूचर में उनका क्लेम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या कि ना के बराबर है। तो आप ये ज़रूर चेक करें और ज़रूर अपने इंश्योरर को बताएं कि आपको करंट में क्या क्या इलनेसेस है, क्या क्या बीमारियां हैं। उसके बेसिस पर आप अपना प्लान डिसाइड करें। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसके अंदर को पेमेंट का ऑप्शन रहता है। कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि वो आपको पूरा 100% पे कर देते हैं जितना भी आपका बिल बनता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का लिया है, तो कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं, और मान लेते हैं आपका इंश्योरेंस का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी 5 लाख रुपए का ही हुआ है, लेकिन उसके अंदर सम एश्योर्ड अगर उन्होंने बोला है कि आपका 80% ही इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, तो इसका मतलब है वो 5 लाख में 80%, मतलब 4 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी और बचा हुआ 1 लाख रुपया आपको बेयर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको इंश्योरेंस प्लान लेने जाए तो ज़रूर पूछें कि भाई इसमें कोई को इंश्योरेंस का भी या को पेमेंट का भी ऑप्शन है क्या। को पेमेंट मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसको अपनी जेब से कुछ पैसा देना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ पैसा देगी। तो वो कुछ कुछ कितना कितना पोर्शन है आपको जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, पूछ सकते हैं आप उनसे ये सारी बातें। और साथ ही साथ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज़ कि आपका जो डिसीजन है वो कभी भी इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम कितना है। सबसे लीस्ट प्रीमियम आप चूज करें इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं, सेटलमेंट रेट देखनी चाहिए, कितने क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं, रिव्यूज पढ़ने चाहिए, उसी के बेसिस पर फाइनल जो पॉलिसी है उसका डिसीजन लेना चाहिए।